नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बात है 1987 की। अमिताभ का राजनीति से नया नया मोह भंग हुआ था और उन्होंने फिल्मों में वापसी की थी। वापसी में सबसे पहले शहंशाह रिलीज हुई और साथ में जादूगर, तूफान, गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों पर काम चालू था। उस दौर के जाने माने निर्माता केसी बोकाडिया, जो लंबे समय से अमिताभ के संपर्क में थे, उनके साथ काम करना चाहते थे। मतलब 80 के दशक की शुरुआत से अमिताभ के संपर्क में थे। अमिताभ के अलावा उन्होंने बाकी सारे बड़े स्टार के साथ काम कर लिया था, सिर्फ अमिताभ के साथ काम करना बाकी था। वो जो उनका एक सपना था कि मुझे अमित जी के साथ कम से कम एक फिल्म तो बनानी है। 80 के दशक की शुरुआत में अमिताभ उनसे एक दो बार मिले थे, लेकिन बात कुछ बन नहीं पा रही थी। तब तक अमिताभ का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद राजनीति में चले गए। राजनीति से वापसी के बाद जब बोकाडिया साहब फिर अमिताभ के संपर्क में आए, तो अमिताभ ने उनको मिलने के लिए अपने घर बुलाया। केसी बोकाडिया अमिताभ से मिलने उनके घर पहुंचे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी बैठी थी। अमिताभ बच्चन आमतौर पर बिना स्टोरी सुने, यहाँ तक बिना स्क्रीन प्ले सुने, फिल्मों पर चर्चा शुरू भी नहीं करते। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। केसी बोकाडिया वैसे अमिताभ का स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे भी नहीं थे। अमिताभ ने अचानक मिलने के लिए बुलाया था। केसी बोकाडिया पूरी तैयारी में नहीं थे, लेकिन फिर मिलने आ गए। लेकिन अमिताभ ने उनसे कहानी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। अमिताभ ने बिना किसी लाग लपेट के उनसे कहा कि मैं आपकी फिल्म करने को तैयार हूँ, लेकिन आपके लिए मेरी फीस अलग होगी। मैं बाकी लोगों से 70 लाख लेता हूँ एक फिल्म का, लेकिन आपसे मैं 80 लाख रुपए लूँगा। स्टार्स, नए प्रोड्यूसर के साथ बड़े स्टार्स अक्सर ऐसी बातें करते हैं। वो इसलिए करते हैं, तो वो क्यों प्रोड्यूसर को आजमाते हैं कि देखते हैं इस तरह की बात सुने और प्रोड्यूसर टिकता है या भाग जाता है। अब जाहिर है अमिताभ ने भी इसीलिए उनको केसी बोकाडिया को आजमाने के लिए कहा था। लेकिन इसके बाद जो केसी बोकाडिया ने कहा, उसकी अपेक्षा न अमिताभ ने की थी, न उनकी पत्नी जया बच्चन ने। केसी बोकाडिया ने अमिताभ बच्चन से कहा कि अरे अमित जी, आप अनमोल हैं, आप कब तक लाखों में अटके रहेंगे? आपको तो करोड़ों की बात करनी चाहिए, आप डिजर्व करते हैं। ये सुनते ही अमिताभ और जया बच्चन दोनों हैरान हो गए। और जया बच्चन ने केसी बोकाडिया से कहा, मतलब क्या है आपका? आप अमित जी को 1 करोड़ देंगे? केसी बोकाडिया ने कहा नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 11 लाख। सुनते ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों हैरान रह गए। अमिताभ ने हंसते हुए कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे वही फीस लूँगा जो सबसे लेता हूँ। अब बस मुझे बता दीजिए कि आपको डेट कौन सी चाहिए। तब केसी बोकाडिया ने कहा कि आप एक बार स्टोरी सुन लीजिए, आपको स्टोरी आती है, मैं राइटर को भेजता हूँ, डायरेक्टर को भेजता हूँ, आप एक बार स्टोरी सुन लीजिए, एक बार स्टोरी फाइनल हो जाए तो हम लोग डेट के बारे में बातें कर लेंगे। और एक शगुन के तौर पर उन्होंने अमिताभ को एक साइनिंग ऑन का चेक साइन करके दिया। लेकिन उसके बाद तो खैर अमिताभ के साथ केसी बोकाडिया ने आज का अर्जुन बनाई। अमिताभ ने 70 लाख ही लिए। आज का अर्जुन रिलीज हुई और ये अमिताभ के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो फिल्म उन्होंने बिना स्टोरी सुने हुए साइन की, उसी फिल्म से अमिताभ की वापसी हुई। वरना उसके पहले शहंशाह को हिट डिक्लेयर तो किया गया था, लेकिन शहंशाह को ऐसी कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं थी। और बाकी गंगा जमुना सरस्वती और तूफान का क्या असर हुआ है सबको पता है। आज का अर्जुन इन फिल्मों के बाद अमिताभ की पहली हिट फिल्म। इसके बाद आने वाली फिल्में हैं, चाहे अग्निपथ रही हो या हम रही हो, खुदा गवाह रही हो, सारी सारी इन फिल्मों को औसत दर्जे की सफलता मिली थी। लेकिन ये जो घटना है, जो अमिताभ और केसी बोकाडिया के बीच का जो कन्वर्सेशन है, उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना था। और उससे बड़ी चर्चा का विषय ये बना था कि अमिताभ को केसी बोकाडिया ने 1 करोड़ 11 लाख ऑफर किया। इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त
आज के दौर में पिछले 2-3 महीनों के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो चल रही है बड़े स्टार्स की फीस की। हर तरफ से चर्चा है कि स्टार्स को अपनी फीस कम करनी चाहिए, अपना स्टाफ पेमेंट कम करना चाहिए। छोटे छोटे स्टार के स्टाफ के ऊपर 10 से 15 लाख का खर्चा हो जाता है। और जितने बड़े स्टार्स हैं वो तो अपने साथ 5-5 वैनिटी मैन लेके आते हैं, उनके साथ 25-25, 30-30 बाउंसर रहते हैं। उनके अपने जो स्टाफ होते हैं वो इतने हो जाते हैं जिनमें एक छोटी मोटी यूनिट हो सकती है। बड़े स्टार साथ 30-30, 40-40 लोगों का अपना स्टाफ आता है। और एक नॉर्मल यूनिट जो होती है एक छोटी फिल्म की, अगर मान लीजिए किसी के आप कोई घर का सीन शूट कर रहे हैं तो जो नॉर्मल 50 से 60 लोगों की यूनिट होती है। और इतना आमतौर पर बड़ा स्टार अपने साथ इतना बड़ा स्टाफ लेकर आता है। ये सब शुरुआत कहाँ से होती है? सोचिए 1987 कोई इतना बड़ा दौर गए तो नहीं है, एक पीढ़ी पहले की बात है। आज देखा जाए तो लगभग 35-36 साल हुए हैं इस घटना को। इतनी तो महंगाई नहीं बढ़ी कि 1 करोड़ लेने वाला स्टार 100 करोड़ लेने लगे। और जितने भी ये लिस्टेड एक्टर्स हैं वो सब के सब 100 करोड़ से 120 करोड़ तक की फीस लेते हैं। और 100 करोड़ लेने वाले स्टार की जो फिल्म का बजट होता है वो पहुंच जाता है कम से कम 250 से 300 करोड़। ये अमाउंट बोलने में जितना आसान लगता है इसकी रिकवरी उतनी ही मुश्किल है। पूरे 2024 में सिर्फ 2 हिट फिल्में हुई, 2 फिल्में हुई हैं जिनको हिट कहा जा सकता है। एक तो अजय देवगन की शैतान और दूसरी हाल में आई हुई बहुत ही छोटी सी फिल्म। वरना बाकी जितनी बड़ी फिल्में आई हैं, चाहे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, चंदू चैंपियन, मैदान, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिटी। याद से नहीं, जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है तब से कहावत है कि फिल्म का सबसे बड़ा स्टार होता है फिल्म का बजट। अब फिल्म का बजट इतना रखिए, इतना सेंसिबल रखिए कि आपका फिल्म का बजट जितने कंट्रोल में रहेगा आपकी रिकवरी उतनी ईजी रहेगी। जब किसी बुगाड़ी का आज का अर्जुन जिस साल रिलीज हुई थी उस साल और उसी के आसपास और बहुत सी फिल्में अमिताभ की रिलीज हुई थी जो बुरी तरह पिटी थी। गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर, ये सारी फिल्में उसी के आसपास रिलीज हुई थी और ये सारी फिल्में पिटी थी। लेकिन आज का अर्जुन ने अपनी रिकवरी क्यों कर ली? क्योंकि आज का अर्जुन अमिताभ और जया प्रदा जैसे स्टार्स थे, अमरीश पुरी जैसा विलेन था, ये तीनों बहुत महंगे स्टार थे उस दौर के। लेकिन इन सबको साइन करने के बावजूद केसी बुगाड़िया ने 3 करोड़ में ख़त्म कर दी थी। और वहीं जो बाकी फिल्में हैं, चाहे गंगा जमुना सरस्वती हो या तूफान हो या जादूगर हो या उसके बाद आने वाली अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, इनमें से किसी फिल्म का बजट 10 करोड़ से कम नहीं था। तो जाहिर है इन फिल्मों की रिकवरी के लिए फिल्म को कम से कम 20 से 25 करोड़ कमाने पड़ते हैं। और जो फिल्म 3 करोड़ में बनी वो तो 6 करोड़ में चली जाएगी, अपनी रिकवरी निकाल लेगी। और जहाँ 6 करोड़ के ऊपर जाएगी, 7 से 8 करोड़ या 9 करोड़, तब तो वो फिल्म हिट हो जाएगी। ये कैलकुलेशन जो होता है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रोड्यूसर जानते नहीं, लेकिन फिर भी बड़े स्टार कम हो इनको छोड़ता नहीं है। और ये गंदगी और ज़्यादा बढ़ गई जब से कॉर्पोरेट आया। जैसे कॉर्पोरेट की एंट्री हुई, सबसे पहले कॉर्पोरेट ने डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट पर अपना कब्जा किया। सारे इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर घर बैठ गए। उसके बाद कब्जा किया सिनेमा स्क्रीन्स पे, थिएटर पे। जितनी सिंगल स्क्रीन थी वो सब के सब मल्टीप्लेक्स बन गया। 30 रुपये और 40 रुपये बिकने वाली टिकट अब तो उनकी शुरुआत ही 250-300 से होती है। सिंगल स्क्रीन के मालिकों को घर बिठाया, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स को घर बिठाया। उसके बाद जो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं वो होते हैं स्टार्स पर अपना कब्जा कर लिया।
हर चैनल ने, उसको सेटेलाइट चैनल से बहुत बढ़ गए हैं किसी न किसी बड़े स्टार्स को अपने खरीद के रखा है। सेटेलाइट पर उनकी फिल्में उसी चैनल पर रिलीज हैं, उनको 400-500 करोड़ दे दिए। हर बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने किसी न किसी बड़े स्टार को पकड़ के रखा हुआ है। किसी ने शाहरुख को पकड़ा, किसी ने अक्षय कुमार को पकड़ रखा, किसी ने अजय देवगन को पकड़ के रखा, सब हर बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने पकड़ के रखा है। और उन ये तो खैर बड़े स्टार्स हैं, उन स्टार्स के भी जिनको शायद 10 लाख भी जिनके लिए ज़्यादा है, उनको भी 10-10 20 करोड़ देना शुरू कर दिया। आज वरुण धवन जैसा एक्टर एक फिल्म के 35 करोड़ लेता है। अब मैं किसी को अपमानित तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वरुण धवन क्या डिजर्व करते हैं। वो चाहे वरुण धवन हो या शाहिद कपूर हो। शाहिद कपूर ने पिछली हिट कब दी थी? लिहाज शाहिद कपूर एक फिल्म के 35 से 40 करोड़ चार्ज करते हैं, तो कहाँ से आएगी रिकवरी? और इनकी फीसें बढ़ाई किसने है? यही प्रोड्यूसर है जो तैयार होने लगे। और ये 35-40 करोड़ तो ये लोग लेते हैं, जो उनके साथ 35-40 लोगों का स्टाफ आता है वो अलग। एक छोटे से छोटे स्टार की जो स्टाफ पेमेंट है वो 15 से 20 लाख रुपए चली जाती है। ये सारे पैसे फिल्म के बजट में जाते हैं ना। फिल्म मेकिंग एक टीम वर्क है, एक प्रोड्यूसर से लेके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, कैमरा मैन, जब सारे डिपार्टमेंट मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं तब जाकर एक फिल्म बनती है। जब 1 रुपए की चीज़ के ऊपर 4 रुपए खर्च करेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगी? उसकी वैल्यू तो 1 रुपए की ही है। और अब इन प्रोड्यूसर्स ने भी ज्ञान देना शुरू कर दिया है। फराह खान अलग ज्ञान दे रही है। फराह खान बोलती है स्टार से सीधे संपर्क नहीं हो पाता है, उनसे बात करने के लिए पहले एजेंसी से बात करो, एजेंसी की सेक्रेटरी से बात होगी, मैनेजर से बात होगी, 4-5 लोगों से बातें करने के बाद स्टार से संपर्क हो पाता है। तो पहले फराह खान को तो ये ज्ञान अपने सबसे खास शाहरुख खान को देना चाहिए था, सलमान को देना चाहिए था, अक्षय कुमार को देना चाहिए। इन सबसे उनकी अच्छी दोस्ती है। उसको स्टाफ पेमेंट के ऊपर ही वो ज्ञान दे रही है, क्या खुद ही नहीं जानती? अनुराग कश्यप भी कह रहे हैं। और यही गंदगी है स्टार्स की बड़ी फीस कि बड़े सीनियर टैलेंटेड डायरेक्टर्स कई सालों से काम नहीं कर पा रहे हैं। सुभाष घई जैसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर कई सालों से कोई फिल्म नहीं बना पा रहा है, क्योंकि अपनी शर्तों पर काम करने वाले लोग हैं। सुभाष घई तो वो व्यक्ति है जिन्होंने दिलीप कुमार को बर्दाश्त नहीं किया। विधाता साइन करने से पहले जब विधाता के लिए दिलीप कुमार के पास सुभाष की बात करने गए तो बात शुरू करने के पहले दिलीप कुमार से सुभाष घई ने कह दिया कि दिलीप साहब पहले बता दीजिए विधाता को मैं डायरेक्ट करूँगा या आप डायरेक्ट करेंगे, उस हिसाब से मैं अपनी बातें शुरू करूँ। दिलीप कुमार ने जब इसका मतलब पूछा तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप सिर्फ एज एक्टर फिल्म में आइए, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप काम करिए, कोई क्रिएटिव इंटरफेयर मत कीजिएगा। सुभाष घई जानते थे कि स्क्रिप्ट दिलीप कुमार हमेशा डायरेक्टर काम में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए उन्होंने बात पहले कही थी। राजकुमार जैसे एक्टर को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। राजकुमार के साथ उन्होंने अपनी शर्तों पर ही काम किया। दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेना जो असंभव काम था वो सुभाष घई ने किया और बड़ी आसानी से किया था। लेकिन वो अब काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है। उन्होंने मजाक में जब एक रिपोर्टर ने सुभाष घई से एक बार पूछा था इसी तरह की बातों पर कि आजकल 100 से 125 करोड़ एक फिल्म का चार्ज कर रहे हैं, तो सुभाष घई ने कहा था फिर मेरा जो स्टैंडर्ड था उस सबसे मुझे 200 करोड़ चाहिए तब मैं फिल्म करूँगा। जाहिर है ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन इस एक बात में 100 बातें छिपी हुई थी। खैर देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम इस विषय पर चर्चा तो होनी शुरू हुई। तो जाहिर है ये चर्चा होनी शुरू हुई है और अब इस बारे में कुछ स्टार्स ने भी कहना शुरू किया। अनिल कपूर का कहना है जो खुद अपने दौर के बड़े स्टार रह चुके हैं और आज भी उनकी अच्छी खासी है, वो एक सेलेबल एक्टर हैं, उनके नाम पर फिल्में हाँ ये हीरो नहीं चल रहे हैं लेकिन एज ए सपोर्टिंग एक्टर
उनकी अच्छी खासी डिमांड है। उनका भी ये कहना है कि स्टार्स को अपनी फीस के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी फीस कम करनी चाहिए। और भी कुछ स्टार्स इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में स्टार्स अपनी फीस जरूर कम करेंगे और अपने स्टाफ के ऊपर ध्यान देंगे। स्टाफ कितना रहना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मेकअप मैन सेट पर मिलता ही है, सेट पर स्पॉट बॉय मिलता ही है, तो पर्सनल मेकअप मैन और पर्सनल स्पॉट बॉय की क्या ज़रूरत है, बाउंसर क्या ज़रूरत है, सेट पर आपको कौन मारने आ रहा है। और आप एक्टर तो इसीलिए बने हैं ना कि आपको फैंस चाहिए, तो फैंस से बचने के लिए आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए, बाउंसर्स क्यों चाहिए। खैर, इस वजह से सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाले समय बदलेगा और स्टार्स अपनी रिक्वायरमेंट पर जरूर ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।